नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के जो वीडियो है उसमें हम बात कर लेते हैं किसकी, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं आज की क्लास में। ये क्लासेस हमारी आरपीएससी दिवाली की वजह से 2-3 दिन थोड़ा सा लेट हो गई थी। वैसे कॉन्टीन्यूस ये क्लासेस चल रही हैं। और इसके लिए इस पे हम क्या, आरपीएससी का जितना भी सिलेबस है, आरपीएससी से रिलेटेड बायोलॉजी का जो सेकंड पेपर है वो कम्प्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बेझिझक आप इससे जुड़े और अच्छे से कंटेंट की तैयारी करें। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में। देखो, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो एडवर्ड विल्सन ने दिया है। किसने दिया है? एडवर्ड विल्सन ने। किसने? एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो दिया है। इसके अलावा एडवर्ड विल्सन ने क्या दिया है? बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो दिया है। इसके अलावा सभी जैविक स्तरों एवं जैव वृहद अणुओं से लेकर के बायोम तम संयुक्त विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। देखो, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी हम किसको कहेंगे? सभी जैविक स्तरों, जैव वृहद अणुओं से लेकर के, सभी जैविक स्तर, जैव वृहद अणुओं से लेकर के बायोम तक जो संयुक्त जो विविधता होती है, संयुक्त जो विविधता होती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं क्या? जैव विविधता। ठीक है, भारत में जातीय जो विविधता होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, स्पीशीज डाइवर्सिटी में, तो भारत का भूमि जो क्षेत्र विश्व का कितना है? 2.4% है, परंतु यहाँ पे वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। ठीक है, भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो विश्व का कितना है? 2.4% है, लेकिन ये परंतु यहाँ पे जो वैश्विक जातीय विविधता है वो है 8.1%, यानी कि इससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो जैव विविधता है वो अच्छी खासी पाई जाती है हमारे भारत में, अपने प्यारे भारत में। तो जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या क्या है? जो जातीय विविधता है उसका, स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है उसका पारितंत्र में क्या महत्व है? देखो, ये बताया रिवेट पॉपर परिकल्पना है एक, पॉल एहरलिक ने दी है, रिवेट पॉपर परिकल्पना। और ये किसने दी है? पॉल एहरलिक ने दी है। इन्होंने जहाज के पंख के रिवेट को पारितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना की है। इन्होंने क्या किया है? जो जहाज होता है ना, जहाज उड़ने वाला, तो जहाज के पंख के रिवेट जो होते हैं, पंख के जो रिवेट होते हैं वो पारितंत्र की मुख्य जातियों से, पारितंत्र की, इकोसिस्टम की जो मुख्य जातियों से उसकी तुलना की है। और इन्होंने बताया कि यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट को ले जाने लगे तो कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है पॉल एहरलिक ने बताया रिवेट पॉपर परिकल्पना के माध्यम से। तो यहाँ पे जिक्र किसका है? हवाई जहाज मतलब पारितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। किसने तुलना की हुई है? रिवेट का विलोपन, यानी कि जातीय विलुप्त, रिवेट मतलब जाति, जाति विलुप्तता से तात्पर्य है। हवाई सुरक्षा, पारितंत्र का सुचारू संचालन, हवाई सुरक्षा यानी कि पारितंत्र का सुचारू संचालन। और पंख के रिवेट जो है वो कुंजीशील जाति जो पारितंत्र के मुख्य कार्यों का क्या करती है? संचालन करती है। कुंजीशिला जाति जो पारितंत्र के जो मुख्य कार्य हैं उनका क्या करती है? संचालन करती है। ठीक है, तो रिवेट पॉपर परिकल्पना पॉल एहरलिक ने दी है। इसके अलावा जैव विविधता क्षति के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 20 वर्षों में 27 जातियाँ जो है वो विलुप्त हो चुकी है। जैव विविधता क्षति के बारे में बात करते हैं तो पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। मॉरिशस की डोडो, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, और बाघ की 3 जातियां हैं, बाली, जावा और कैस्पियन। ये सब क्या है? विलुप्त हो चुकी हैं। जातियों का विलोपन देखते हैं तो एक तो होती है मास एक्सटिंक्शन, यानी कि सहती विलोपन। जैसे मास एक्सटेंशन का मतलब होता है सहती विलोपन, यानी कि सहती विलोपन जो क्रिस्टेशियंस और तृतीय कल्प के बीच हुआ। देखो, 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर क्या हो गया? विलुप्त हो गए, यानी कि एकदम से विलुप्त हो गए, मास एक्सटेंशन हुआ, यानी कि कुछ घटना ऐसी हुई वहाँ पे,
तो उससे क्या है, भूकंप या बाढ़ से या कुछ भी, तो पूरा सहती का विलोपन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हुए थे, सहती विलोपन जो क्रस्टेशियंस और तृतीय कल्प के बीच के हुआ उसको बोलते हैं केटी बाउंड्री। ये केटी बाउंड्री क्या है, क्रस्टेशियंस और तृतीय कल्प के बीच हुआ जो जो सहती विलोपन था उसको केटी बाउंड्री कहा। केटी बाउंड्री विलोपन IR इरिडियम जवाब से संबंधित है। ये किससे जवाब से, इरिडियम का जवाब हो गया था यहाँ पे, जो पृथ्वी पर दुर्लभ होता है। ठीक है, तो केटी जो बाउंड्री है, अगर पूछ लिया जाए तो हल्का सा पता होना चाहिए, इरिडियम जवाब से संबंधित है। और इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण की विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां हैं, एक तो है इन सिटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि स्वयं के स्थान में प्राकृतिक आवासों में, कैसा आवास, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास में ही आवास सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि स्वयं के स्थान में ही संरक्षण, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, जैव मंडल है। ठीक है, ये सब क्या है, ये है स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन अगर बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में बात करें तो बाह्य स्थानीय संरक्षण जैसे संकटोपन्न जो पादप और जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है। प्राकृतिक आवास से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल व संरक्षित उनको किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें जू है, बॉटनिकल गार्डन्स है, आर्बोरेटा है, सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसके अलावा टिश्यू कल्चर है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल है। अब देखो क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया जिसमें जैविक सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, वह प्रक्रिया जिसमें जैविक सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तापमान इसका -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 196 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 321 फ़ारेनहाइट, ये याद रखना है। इसका जो तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -321 फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं आता फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और तापमान याद रख लेना। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमेशा पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में याद रख लेना 321 फ़ारेनहाइट। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 इलाके या जोन्स होते हैं। जैव मंडल जो होता है, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, उसमें 3 इलाके या जोन्स होते हैं, कोर जोन, द बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर्स, बफर और ट्रांजिशन जोन। देखो कोर जोन केंद्र में होता है, ये होता है केंद्र में जो होता है वो होता है कोर जोन, यानी कि मानव क्रियाकलाप जो होते हैं, कटाई उटाई जो भी है, चारण वगैरह, पशु चारण वगैरह, वो सब यहाँ पे अनुमति नहीं मिलती है। ये जो बीच वाला होता है कोर जोन, इसमें मानव क्रियाकलापों की अनुमति नहीं दी जाती है। बफर जोन सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति की दी जाती है। ये जो होता है सेकंड जो होता है बफर जोन ए, फिर बी फॉर बफर। ठीक है, तो मानव क्रियाकलाप यहाँ पे अनुमति होती है लेकिन सीमित मात्रा में। इसके अलावा ट्रांजिशन जोन, मानव क्रियाकलापों की अनुमति यहाँ पे होती है। जो लास्ट जोन होता है वो है ट्रांजिशन जोन। ये है बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन्स। MAB मानव व जैव मंडल कार्यक्रम, मानव व जैव मंडल कार्यक्रम MAB। देखो कुछ नोट है, MAB यानी कि मानव व जैव मंडल कार्यक्रम MAB यूनेस्को द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1971 में चलाया गया था, 1971 में चलाया गया था। और ये किससे संबंधित था, यूनेस्को ने चलाया था, किससे संबंधित थे, 1971 में चलाया था। पारितंत्र के संरक्षण व उसमें उपस्थित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से। पारितंत्र के संरक्षण यानी कि संरक्षण, कंजर्वेशन की बात करता है MAB। मानव व जैव मंडल जो कार्यक्रम है 1971 में जिसको चलाया गया था, और ये बात करता है कंजर्वेशन की, इकोसिस्टम की कंजर्वेशन की, उसमें आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। अब बात कर लेते हैं हॉट स्पॉट्स। देखो हॉट स्पॉट्स या तप्त स्थल क्षेत्र जो होते हैं ये क्या है, कॉन्सेप्ट दिया नॉर्मन मेयर्स ने। किसने दिया, 1988 में दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था हॉट स्पॉट्स का। भारत में 3 तप्त क्षेत्र हैं, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा और हिमालय। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और हिमालय,
3 तप्त स्थल हैं भारत में, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और हिमालय। हॉटस्पॉट निर्धारण की जो मानदंड हैं वो है नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, यानी कि स्थानिक जातियाँ, वहाँ पे स्थानिक जातियाँ कितनी हैं, आवास क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं कितनी हैं, अत्यधिक जातीय बहुलता किसकी है, अतिदोहन होने की संभावना कितनी है। तो ये निर्धारण मानदंड है हॉटस्पॉट्स के। रेड डेटा बुक के बारे में बात करते हैं तो रेड डेटा बुक ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म याद रख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पूछा गया है काफ़ी बार IUCN का। इसके अलावा जिसे WCO वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCO वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। IUCN को क्या बोलते हैं, WCO यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं, और इसके द्वारा इसका प्रकाशन होता है रेड डेटा बुक का। IUCN या WCO के द्वारा प्रकाशन किसका होता है, रेड डेटा बुक जो होती है उसका प्रकाशन होता है। इसकी शुरुआत हुई है 1963 से। किससे शुरुआत होती है, 1963 से शुरुआत हुई है। जातियों की 8 श्रेणियां होती हैं। पहला 8 श्रेणियों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। विलुप्त, गंभीर संकटग्रस्त, वन्य रूप, संकटग्रस्त में एंडेंजर्ड, जैसे कि एशियाटिक वाइल्ड ऐश है, लाइन टेल्ड मैकैक्यू है, एंडेंजर्ड हैं ये। आलोचनीय यानी कि वल्नरेबल है, कम जोखिम है, आंकड़ा न्यूनता और मूल्यांकनहीन। ये जातियाँ 2 श्रेणियाँ और हैं, जैसे कि दुर्लभ रेयर स्पीशीज़ है और निर्धारित जातियाँ भी होती हैं। तो ये 8 स्पीशीज़ के बारे में बात करती है रेड डेटा बुक, और जिसका शुरुआत हुई है 1963 से। कौन प्रकाशन करना है, IUCN या WCO इसको प्रकाशित करता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, वन संरक्षण के बारे में। तो वन संरक्षण में देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में 1971 में जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई वाली घटना हुई थी 1971 में। MAB भी 1971 में ही आया था। ठीक है, इसके अलावा 1983 में एपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक में एपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। इसके अलावा तो बायोलॉजिकल रिजर्वों के बारे में बात करें, BR यानी कि बायोलॉजिकल रिजर्व हैं। असम में कौन से, मानस है, दिवू सेकोबा है। असम में कौन कौन से हैं, मानव है, दिवू सेकोबा है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। और इसके अलावा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नीलगिरी है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। केरल, तमिलनाडु और इनको घेरे हुए हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। KKT के बीच में है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। ये कहाँ पे है, तीन जो जिले, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट, देखो 3 जो क्या है, जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, उनके बीच में है नीलगिरी। उसके बाद उड़ीसा में है समीलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों के बारे में बात करें तो काजीरंगा राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। ये काजीरंगा कहाँ पे है, असम। देखो कंचनजंगा तो सिक्किम में है, कंचनजंगा BR है, यानी कि बायोलॉजिकल रिजर्व है कंचनजंगा। और काजीरंगा, देखो काजीरंगा और कंचनजंगा दोनों अलग अलग है। कंचनजंगा सिक्किम में है, काजीरंगा असम में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो नेशनल पार्क है वो गुजरात में, गिर एशियाटिक शेर के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, वो है MP में। कान्हा है MP में है। बाघ और चीते के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये बहुत बार इम्पोर्टेंट भी है। देखो बांदीपुर कर्नाटक में है और हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, बाघ और रीछ के लिए देखो सुंदरबन, बाघ और रीछ मिलते हैं इसमें। महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों के बारे में बात की। अब महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पेरियार केरल में है, हाथी और बाघ के लिए। चिल्का लेक है उड़ीसा में। मानस
ये असम में है चीते के लिए, अनामलाई हाथी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेस्ट रिजर्वेशन के बारे में हमने बात की है। अब इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है, कौन सी इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है उसमें हम बात करें तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में एशियाटिक वाइल्ड एश है, कच्छ की रण में मिलता है ये। रेड पांडा है, कंचनजंगा सिक्किम में मिलता है रेड पांडा। और साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन जो क्रेन है कैवला देवी घना पक्षी विहार राजस्थान में साइबेरियन क्रेन्स। तो ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एशियाटिक वाइल्ड एश जो कि कच्छ की रण में मिलता है, रेड पांडा जो कि कंचनजंगा सिक्किम में, साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है, उसके अलावा एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारे क्या है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ये मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, गंभीर संकटग्रस्त पक्षी है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जिसको राजस्थान में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, राज्य पक्षी इसको कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान का गंभीर संकटग्रस्त पक्षी है ये। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ये मिलता है। फॉरेस्ट एक्ट जो आया वो आया 1927 में। 1927 में फॉरेस्ट एक्ट आया था। बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम आई है 1986 में। वन्य जीव संरक्षण कानून आया है 1972 में। वन्य जीव संरक्षण कानून आया 1972 में। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। मेनली देहरादून में बहुत सारी चीज़ें हैं। साइलेंट वैली, पालघाट केरला की जो वैली है उसको बोलते हैं साइलेंट वैली, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। पालघाट केरला में है। भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जो वन क्षेत्र है वो कितना है? प्रति व्यक्ति, भारत में जो प्रति व्यक्ति उपलब्ध जो वन क्षेत्र है वो है 0.06 हेक्टेयर। 0.06 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति उपलब्ध वन क्षेत्र है। टोग्या पद्धति क्या है? कृषि फसलों के साथ जो बड़े पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं टोग्या पद्धति। टोग्या पद्धति कृषि फसलों के साथ जो बड़े पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं टोग्या पद्धति। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जैव विविधता और संरक्षण के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।